नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पंजाब में उबाल आ रहा है और ये उबाल पिछले कुछ हफ्ते से लगातार देखने को मिल रहा है। अभी भी बार बार हमें बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह सिर्फ कुछ ही इंच या कुछ ही, मैं कहूँगी, मीटर्स की दूरी पर है। जो पुलिस है उससे गिरफ्तार किया जा चुका है, ये गिरफ्तार करना बाकी है। उसके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि शायद पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। कई नज़दीकी लोगों पर बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा चुका है, उन्हें पकड़ा जा चुका है पंजाब पुलिस के ज़रिए। पंजाब पुलिस कह रही है कि उसके पास से बहुत ही ख़तरनाक हथियार बरामद हुए हैं और इसके अलावा आईएसआई के समर्थन का ख़तरा है। तमाम चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। आखिर कौन है ये व्यक्ति जिसकी वजह से, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पूरे राज्य में एसएमएस और साथ ही जो मोबाइल इंटरनेट की सर्विसेज हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो पैदा हो रही है। पंजाब किस ओर जा रहा है? क्या जो पुरानी यादें हैं पंजाब में, पंजाब को जो है स्थिर करने की तमाम कोशिशें हो चुकी हैं, क्या वो फिर से ताज़ा हो रही हैं? लेकिन खासकर इस व्यक्ति के ऊपर पूरे देश की निगाहें हैं। कौन है ये 30 साल से भी कम उम्र का व्यक्ति जो अब तक देश से बाहर रहा करता था दुबई में, अचानक आके कैसे पंजाब में जो बड़ा एक तबका भी पैदा हो गया है जो उसका समर्थन कर रहा है? ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब सरकार का इस पर क्या रवैया है, जो केंद्र की सरकार है वो क्या कह रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस क्या कह रहे हैं, और वो लोग खासकर कि जो पंजाब को बहुत बारीक तरीके से जानते हैं, बहुत नज़दीक से जानते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोधका मौजूद हैं, जेएनयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने समाजशास्त्री हैं और पंजाब को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव खन्ना वरिष्ठ पत्रकार हैं और एसोसिएट एडिटर हैं द सिटीजन के। साथ ही मेरे साथ शिवेंद्र जुड़ रहे हैं, वो पंजाब से ही जुड़ रहे हैं और शुक्र है कि उनके घर पर ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी थी जिसकी वजह से हम उनसे बात कर पा रहे हैं। मैंने दर्जन भर लोगों से वहाँ बातचीत करने की कोशिश की, सिर्फ टेलीफोन की सुविधा ही वहाँ अभी तक उपलब्ध है। सबसे पहले अगर शिवेंद्र मैं आपकी तरफ ही आ सकूँ, ताज़ा हालात अभी आपको किस तरह के नज़र आ रहे हैं? देखिए, अभी तक इन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है, ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है आरफा। हालांकि देखने वाली बात है कि इंटरनेट बंद करके अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि मैं कल पंजाब के 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके आया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस लगी हुई है। अमृतसर का जो एरिया, ब्यास वाला एरिया, वहाँ पुलिस की काफी नफरी है। बाकी माहौल कोई खास है ऐसा नहीं है। प्रोटेस्ट भी है कुछ कुछ जगह, बहुत कम। अब कहानी ये है कि जिस ढंग से, नाटकीय ढंग से उसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आप गिरफ्तार करने के लिए 50 बंदों से पुलिस वाले भी उसको कर सकते थे। आपने 8 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लगा दी, फिर इसको इस तरह पेश किया कि जैसे पंजाब में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है। ये सारी कहानी मतलब एक पंजाब का जो तस्वीर है वो नेशनल लेवल पे बनाने की कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल एक अलग सी कहानी जो दिख रही है, एक अलग सी स्क्रिप्ट दिख रही है, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान को पंजाब की कोई अलग तस्वीर दिखाई जा रही है जो वास्तव में ऐसी है नहीं। जी, 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजीव खन्ना जी, क्या आप ये समझते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है सब कुछ, एक अलग तरीके की तस्वीर भारत को दिखाई जा रही है? ये बहुत ही भारी भरकम शब्द हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं शिवेंद्र। जी अरफा, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस पूरे मामले में, जब आप पंजाब की बात करते हैं, मौजूदा हालात जो हैं वो बड़े फ्लूइड सिचुएशन वहां पर है। आप अमृतपाल सिंह की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो यह है, सवाल ज्यादा है, जवाब बहुत कम है। और इसके लिए सीधे सीधे मैं तो कहूंगा कि जिम्मेदारियां जो हैं वो सरकारों की रहती हैं। और ये व्यक्ति जो कि गल्फ से आकर, यूएई से आकर यहां पर, और एकदम ही रेडिकल स्ट्रीम में एकदम एक मिटियोरिक राइज देखने में आता है पिछले 5-6 महीने में। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं। हम एक तरफ वाकिफ हैं सिद्दीक कप्पन के केस से, जो व्यक्ति अभी हाथरस पहुंचा भी नहीं था और उसे सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था कि वो वहां जाकर कुछ कहानी लिखेंगे जिसको लेकर आगे प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मेयर एप्रीहेंशंस। और दूसरी तरफ ये अमृतपाल सिंह 6 महीने से लगातार इनकी बयान आ रहे हैं, इनकी जो कारगुजारियां हैं वो देखने में आ रही हैं, और 6 महीने तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। क्यों ऐसा है आप ये देखिए। और फिर इनके जो अजनाला का एपिसोड हम सब जानते हैं। अब जिस तरह की स्क्रिप्ट है वो देखिए ना, कि अजनाला एपिसोड पे पंजाब सरकार बुरी तरह घेर चुकी थी। उसके साथ साथ पंजाब में, केवल देखिए, पंजाब को होलिस्टिकली देखना बहुत जरूरी है। एक चीज जो बार बार दिल्ली का मीडिया गलती कर रहा है, वो दोहरा रहा है, वो ये है कि आप हर चीज को खालिस्तान या सेपरेटिज्म के प्रिज्म से नहीं देख सकते।
पंजाब में इस समय आप देखिए हालात कैसे हैं। एक तरफ गैंगस्टर जो हैं वो इंटरव्यूज दे रहे हैं टेलीविजन चैनल्स को। पुलिस कहती है कि ये इंटरव्यूज पंजाब में नहीं दिए गए। अरे भाई, पंजाब में नहीं दिए गए तो कहां दिए गए? टेक्नोलॉजिकली आप क्या ये भी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे कि इंटरव्यूज कहां से हो रहे हैं? दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा, दयनीय स्थिति में। तीसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला जैसे कैरेक्टर का एक, मतलब कि अलग राइज है वहां पर। कल उनकी बरसी मनाई गई वहां पर पंजाब में। तो ये एक बिल्कुल देखिए, और इसका एक रूट्स अगर हम देखें पीछे जाकर, तो जहां तक मेरी जो लोगों से बातचीत हो रही है उसमें एक चीज आपको सामने आती है। किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत बड़ी लोगों में, पर उसके बाद चीजें स्कैटर्ड थी। और जानने वालों का यह कहना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि चीजें स्कैटर्ड हो, तो राइट विंग जो है अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करता है उसमें, और वही कर रहा है उन चीजों में। ये तमाम चीजें हैं जो मतलब कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भी हैं, पर कहीं कहीं आपको चीजें बिल्कुल साफ तौर पर नजर भी आती हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। अब बात यह है कि कोई व्यक्ति 6 महीने से जो कर रहा है, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, और फिर अजनाला जैसा एपिसोड होता है। और देखिए, शिविंदर की बात से मैं वहां तक सहमत हूं बिल्कुल कि पंजाब में आप अगर ये कहें कि अमृतपाल सिंह का बहुत ज्यादा समर्थन है, बिल्कुल नहीं है। एक ये सोशल मीडिया द्वारा क्रिएटेड हाइप भी है। ठीक है, पंजाब में एक रेडिकल स्ट्रीम रही है। आप ये चीज क्यों भूलते हैं कि गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आज भी जरनैल सिंह भिंडरावाले का मेमोरियल मौजूद है वहां पर। राजीव जी, ये कुछ, जी हाँ, ये पुरानी कुछ यादें हैं, कड़वी यादें जो ताज़ा हो रही हैं। मैं आऊँगी भिंडरानवाले पे भी, और क्यों ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर जोधका को मैं बहस में शामिल कर लेती हूँ। प्रोफेसर जोधका, देखिए, एक पंजाब से देखने का नज़रिया है, दूसरा हिमाचल से राजीव खन्ना जो दशकों तक कवर कर चुके हैं पंजाब को, वो एक बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं जब ये कहा जा रहा है कि इसका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है? राजीव जी कह रहे हैं कि दिल्ली मीडिया को देखने का एक अपना प्रिज्म है, एक अपने चश्मे से देखता है वो पंजाब को, चाहे हम पुरानी बातें देखें, आपकी बातें देखें। लेकिन अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो अब से कुछ घंटों पहले ही जब यूके में इंडियन जो हाई कमीशन है उस पर तिरंगा नीचे करके और उस पर खालिस्तानी झंडा ऊपर कर दिया गया, इसी समय में उसे फहराने की कोशिश की गई। तो इसमें फिर खालिस्तान का एंगल क्यों ना आए? देखिए, जो पहले वक्ता ने कहा, आई काइंड ऑफ एग्री विद हिम। पंजाब कोई ऐसा छिपी हुई जगह नहीं है। हमने देखा पंजाब में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था 2-3 साल पहले, यहाँ पे लोग थे, तो उसमें भी कुछ अंसर थे जो इस तरह की बात करते थे, लेकिन वो बिल्कुल स्मॉल छोटा सा सेक्शन था। उन्होंने कभी किसी भी तरीके से फोर फ्रंट पे नहीं आए। और पंजाब में ऐसे थोड़े से लोग रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा उनको विजिबिलिटी दिया गया है पिछले कुछ दिनों में। और पंजाब की पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ रहा नहीं है पिछले 30 साल से। आपने देखा है पंजाब में कोई खालिस्तान मूवमेंट नाम की कोई चीज है नहीं। अचानक एक आदमी के आने से या वो थोड़ा बहुत मोबिलाइजेशन करने से आप उसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहा है स्टेट। और उसके अलावा देखिए, पिछले 2 महीने में जो पंजाब में काफी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है अभी, एंड दे हैव स्पोकन इन वन वॉइस। वो 6 सिविल सोसाइटी भी है, जनरल सेकुलर सिविल सोसाइटी जो है, सब लोगों ने सिर्फ एक आवाज में यही बात कही है कि आप इसको या तो आगे ना बढ़ने दीजिए या इसकी बात किसी अलग तरीके से कीजिए। लोगों ने यह भी कहा है कि ये तो एजेंसियों का बनाया हुआ जाल लग रहा है, और कहीं ना कहीं पे लग भी रहा है कि इसमें कोई सिंपल बात नहीं है। खास तरह का नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के इश्यूज हैं, उनको हैंडल किया नहीं जाता, उनके बारे में बात की नहीं जाती, और फिर एक उसको आप एक रिलीजियस पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेशनल लेवल पे जो एक क्रेडिबिलिटी पंजाब की बनी थी फार्मर्स मूवमेंट के बाद, एक अलग किस्म का एक गुडविल बना था कि यहाँ पे सोशल मूवमेंट की बात हो रही है, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हो रही है, एक तरह का राइट विंग रिजीम के अगेंस्ट कंसोलिडेशन हो रहा है, वो सारा का सारा खत्म करके नैरेटिव में जो है सबसे आगे ये लाके आपने खड़ा कर दिया। और जो पंजाब के रियल इश्यूज हैं, ड्रग्स का इशू है, इस गवर्नमेंट ने ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की है। करप्शन के इश्यूज भी हैं, पुलिस का जो प्रोफेशनलिज्म उसके इश्यूज हैं, उन पे कुछ नहीं हुआ। आपके जो गैंगस्टर्स हैं उनको आप पैम्पर करते हैं, उनको पुलिस ऑफिसर्स अपने घर लेके जाते हैं, वहां से उनको उनके गर्लफ्रेंड से मिलवाते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं होता। ऐसी बातें पंजाब में हो रही है, इतनी ताज्जुब होता है कि जैसे लोगों को समझते बिल्कुल बुद्धू है। और पंजाब का जो जनरल इलेक्टोरेट है या जनरल लोग रहने वाले हैं वहां पे, वो बहुत इस गेम को समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि लोगों को समझ नहीं आ रही। शरेआम आके लोगों ने ओपनली क्रिटिसाइज किया इस तरह के जो खालिस्तान की जो लोग बात करते हैं।
उनकी बात करने के बजाय आप एकदम से मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं, और ये कोई, मेरे को लगता है ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और इसको किसी न किसी तरीके से इस पे समझदारी से बात करना चाहिए लोगों को। और एक सब टेरेनियन लेवल पे एक अलग किस्म का पोलराइजेशन हो रहा है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें मूवमेंट में कुछ नहीं है, लेकिन इसको मीडिया के थ्रू जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो मेरे को लगता है ज्यादा सोचने की बात। किस पोलराइजेशन का जिक्र कर रहे हैं आप? किस तरह का पोलराइजेशन? कई लेवल का हो रहा है पोलराइजेशन। एक तो आप पंजाब के अंदर जो है, जो हिंदू कम्युनल वोटर पहले रहा है, वहां पे वो कोई नई बात नहीं है। वहां पे भी शिवसेना जैसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट सी है, उनको एक शय दे रहे हैं आप, उनकी वॉइस जो है उसको विजिबलाइज कर रहे हैं कि देखिए सब ये खालिस्तान की बात करेंगे तो हम फिर अपना अलग तरीके से उनको टैकल कर लेंगे, अब ये हिंदू राज है, हिंदू राष्ट्र है। दूसरे लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे देखिए, आप नैरेटिव चल रहा है कि हाँ भाई हम इनको सबक सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो उससे काफी जो है सिखों में एक एंजाइटी भी है और गुस्सा भी है। और ये जो बाहर हो रहा है, देश के बाहर हो रहा है, उसका भी कोई मालूम नहीं कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह होता है, कब हो जाता है, कब नहीं होता। ये जो चीजें हैं, एक अजीब किस्म का एक माहौल बन रहा है जिसमें कुछ सिखों को लगेगा कि उनको बिल्कुल एक तरह का जो सोचने चाहते हैं अपने तरीके से, उनको आप एकदम से वो टारगेट कर रहे हैं, और उस तरह को वो कि है नहीं। लेकिन वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो पंजाब ने, क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट कभी नहीं किया, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं से उसके साथ रिलेटेड है ये सारा का सारा मसला। जी हाँ, शिवेंद्र और राजीव जी, दोनों मैं चाहती हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द जो एक तरह की मिस्ट्री, एक तरह की रहस्यमय तस्वीर हमारे सामने पेश करती हैं। मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि उभर रहा है प्रोफेसर जोधका की बात से, जो पिछले कई महीने से लगातार मैं सुन रही हूँ कि जो वहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन, उसको एक तरह से रेडिकलाइज करके एक इसको हिंदू सिख मामला बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे फ़ायदा हम जानते हैं सीधे सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब हमेशा, उसका अपना दिल है, अपना दिमाग है, देश जो भी कुछ सोच रहा हो पंजाब अपने तरीके से समझता है, सोचता है। दूसरी तरफ एक तरह से अमृतपाल जैसे लोग हैं जिनका ये बताया जा रहा है कि समाज में उनको लेकर समर्थन है, वो सिक्खी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक सिख मेजॉरिटी स्टेट में सिक्खी को दोबारा जिंदा करने के क्या मायने हैं? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जो बहुत ही बुनियादी बेरोजगारी और ड्रग्स से जुड़े हुए और इस तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एक तरह का एक रेजोनेंस आम जनता के बीच में उसको मिल रहा है। ये दोनों सवालों के हिस्से को मैं चाहती हूँ दोनों सिरों से आप उठाएं। आरफा, देखिए, शायद मैं कर देता हूँ। पंजाब को हमें समझना होगा। 47 में पंजाब का बंटवारा हुआ, ये एक बहुत बड़ा दर्द था पंजाब का। फिर चलते चलते आप हरित क्रांति में से आए, 80 का दशक आया जहां दोनों तरफ से तशद्दुद हुआ, स्टेट की तरफ से भी हुआ, फिर खालिस्तानी दहशतगर्दों की तरफ से भी हुआ। फिर ये सारे के चलते चलते स्टेट की ये कोशिश रही कि जैसे यूनिवर्सिटियों में पॉलिटिक्स नहीं, इलेक्शन नहीं हुए। 90 के बाद वाला जो यूथ है वो एक अलग तरह का यूथ पैदा हुआ, जिसको ना तो इतिहास का पता है, ना ही सूफी परंपरा का पंजाब की, ना गुरबानी का। वो उसके लिए हर तरह, सिद्धू मूसेवाला भी हीरो है, उसके लिए दीप सिद्धू भी हीरो बन जाता है, इस तरह को बना दिया। फिर ड्रग्स वगैरह आ गई। अब कहानी ये है कि लेकिन पंजाब समय समय पर चिंतन भी करता रहा है, इसकी अलग अलग फोर्सेस। आप देखिए कि जैसे कश्मीर पे धारा 370 लगती है तो आवाज सिर्फ पंजाब से ही उठती है, सीए के खिलाफ पंजाब से ही आवाज उठती है, किसान आंदोलन, आज तो ये कह रहे हैं ना कि पंजाब एक खालिस्तानी बन गया, पर पंजाब ने ही एक डेमोक्रेटिक एक मूवमेंट खड़ी की, किसान आंदोलन की। अब बीजेपी एंड कंपनी को ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रड़क रही थी, तो इस तरह के एलिमेंट पैदा किए। जैसे दीप सिद्धू भी था, दीप सिद्धू वही बातें करता था जो कि बीजेपी को सूट करती थी। और अमृतपाल, अब अमृतपाल का आप देखिए राइज कैसे हुआ। आराम से जो बंदा दुबई से आता है, दुबई से उसी समय एक अमेरिकन जर्नलिस्ट अंगद सिंह आया, अंगद सिंह को तो आपने एयरपोर्ट से वापस कर दिया, पर ये आराम से पंजाब में एंट्री करता है, आए दिन ये क्रिश्चियन के बारे में बोलता है, आए दिन ये नफरती भाषण करता है। इस पे आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना ही इसका क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने। यहां तक ये जो नैरेटिव उठा रहा है वो सूट किसको करते हैं? ये धर्मांतरण का मुद्दा उठाता है। सिख धर्म में कोई धर्मांतरण वगैरह की कोई चीज ही नहीं है। सिक्खी की सीधी कहती है कि अपने धर्म पे अटल रहो, यदि कोई छोड़ के जाता तो जाने दो। ये 14 में भी बीजेपी ने, जब बीजेपी आई थी तो कोशिश की गई थी, ड्रामा किया गया था, कुछ इन्होंने दलितों को क्रिश्चियन से दोबारा सिख बनाने की कोशिश की थी। उस समय के अकाल तख्त के जथेदार ने इसकी मुखालफत की थी बकायदा।
अब इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जो बीजेपी का नैरेटिव है ये ले देके वही कर रहा था। अब बीजेपी की कोशिश ये है कि एक वैक्यूम है बहुत बड़ा, सिख धर्म में भी लीडरशिप का वैक्यूम है और पॉलिटिकल वैक्यूम भी है। जैसे कांग्रेस पार्टी भी कमजोर है, अकाली दल भी कमजोर है, आम आदमी पार्टी का पहले जैसा प्रभाव नहीं है, उन्होंने गवा दिया अपना 1 साल से पहले ही, कम समय में गवा दिया। अब बीजेपी चाहती है कि उनके उस तरह तो पैर नहीं लग रहे पंजाब में, क्यों ना ज्यादा से ज्यादा पोलराइज किया जाए। वो पोलराइज हिंदू बनाम सिख हो, वो दलित बनाम जट हो, वो सिखों में कई सारे सेक्शन पैदा कर दिए जाए, वो दिख भी रहे हैं। कोई तो वीर बाल दिवस जब मोदी जी बनाते हैं, कहते, कुछ लोग कह रहे थे, सिख नेता कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा किया, हालांकि उन्होंने सिक्खी की पूरी धारणा को राष्ट्रवाद का मुलम्मा चाड़ दिया, जो कि सिक्खी की कॉन्सेप्ट के या गुरुओं के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल उल्ट है। अच्छा, कुछ लोग जो अमृतपाल के पक्ष में आ गए, कुछ लोग क्रिश्चियन के उल्ट बोलने लगे, यहाँ तक के अमृतसर में अमृतपाल के आने से 1-2 महीने पहले मुसलमानों पे भी अटैक होता है। जब कश्मीर की लड़की का मसला आता है तो इसी तरह के राइट विंग उनकी विरोध करते हैं। कभी भी सिख धर्म का हिस्सा नहीं रहा ऐसी विरासत। ये एक तरह का बीजेपी का एजेंडा है जो इस तरह के लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपने इतने महीने तो कुछ नहीं किया, अमृतपाल को आराम से करने दिया, अब आप एकदम जब एक्शन किया इसको इतना बड़ा हुआ बनाकर पेश कर रहा। एक अहम बात, जैसे 80 के दशक में हमने देखा कि मीडिया में खबरें प्लांट होती थी दिल्ली से, अब भी ये काम शुरू हो गया कि देखो जी अमृतपाल को जॉर्जिया में ट्रेनिंग मिली है। आज क्या हिंदुस्तान टाइम्स की सबसे नालायक स्टोरी है, वीक स्टोरी है। अच्छा, अब सवाल है कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि जॉर्जिया में वो सिखलाई लेके आया है? फिर आप कह रहे हैं कि उसका ISI से लिंक था, हालांकि अभी तक यही बात थी कि जो वो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहा है। ये नई नई कहानी बन रही है, ये कहानी दिल्ली से बनती हुई प्लांट होकर आ रही है। ये सब कुछ अभी शुरू हुआ 3 दिनों में। जी हाँ, राजीव जी, अगर जो कह रहे हैं शिवेंद्र, अगर इसकी ज़रा सी मतलब मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा भी इस बात पे, इनके एनालिसिस पे गौर किया जाए तो ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि एक संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या खिलवाड़ कर रही है बीजेपी? क्या ये कहा जाए इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इतना गैर जिम्मेदाराना काम कर सकती है? हालांकि पंजाब पुलिस तो यहाँ सीधे तौर पे कह रही है स्पष्ट शब्दों में कि ISI से लेकर उसकी का लिखा है कि उसके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उस पर AKF लिखा हुआ है। तो ये भी क्या एक मीडिया नैरेटिव का एक हिस्सा है? देखिए अरफा, 2-3 चीजें समझने की बहुत जरूरत है। पहली चीज, पंजाब की अहमियत आप यहां समझिए कि ये एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है जहां पर एक नेशनल माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी कंसर्न्स हमेशा हाई रहे हैं। दूसरी चीज, पंजाब ने हमेशा ही जो हमारे फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसको बिल्कुल कायम रखा है। पंजाब ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है फेडरल इश्यूज को लेकर, हमेशा, चाहे कोई भी सरकार वहां पर रही हो। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फार्मर्स मूवमेंट के बाद एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज, जो प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ी हो गई थी जो तमाम इश्यूज को उठा रही थी। आप देखिए, फार्मर्स मूवमेंट जो थी वो केवल और केवल फार्मर्स का इशू नहीं उठा रही थी, उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया गया है पूरे देश में, वो मुद्दा भी उठाया। उन्होंने तमाम जो इलीगल तरीके से टारगेट किया गया अलग अलग तबकों को, इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह कैप्चर किया गया है पिछले कुछ सालों में, उसको भी उठाया, वो भी एक इशू था। तो आप मतलब शिवेंद्र की बात आप देखिए ना कि आपने अभी तक एक्शन 5-6 महीने क्यों नहीं लिया, वो नैरेटिव क्यों बनने दिया? और अगर ये मैथमेटिकली भी अगर आप देखते हैं तो आप एक कम्युनल पोलराइजेशन अगर आप देखते हैं कि हिंदूज वर्सेस सिख्स होता है, तो आप ये भी तो एज्यूम करते हैं कि सब सिख एक तरफ नहीं है और रेडिकल स्ट्रीम बहुत ही छोटी है। और अभी तक तो मतलब जमीन पे तो कहीं खालिस्तान जैसी चीज दिखती ही नहीं है। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉलिटिकल फोर्सेस, अभी नहीं, आप अगर पंजाब के पिछले चुनाव से पहले भी जाएं, 2017 से पहले भी, तो कभी अकाली दल उठा रहा था, तो कभी कांग्रेस उठा रही थी, तो कभी आम आदमी पार्टी उठा रही थी एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, खालिस्तान, ISI। मतलब पंजाब के लोगों से पूछिए तो ये एक बड़ा एक कॉमन सा नैरेटिव इनको सुनने में मिलता है। पर बात यह है कि आप क्यों, एक देखिए, लोग जो हैं, आम जनता जो है पंजाब की, जिसमें कि आप सिविल सोसाइटी भी ले लीजिए, इंटेलेक्चुअल्स भी ले लीजिए, और कुल मिलाकर आम पंजाबी की आप बात कीजिए तो आम पंजाबी सिर्फ चाहता है इस समय शांति, और वो कभी उस दौर में नहीं लौटना चाहेगा जो पंजाब ने 80 और 90 के दशक में देखा। ये पहली चीज ये है। दूसरी चीज, मेरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कुछ दिनों पहले कुछ लोगों से हुई जो प्लेयर्स थे उस इरा के, 80s के और 90s के। अब देखिए,
उनका एक ये कहना था कि उस दौर की जब वो बात करते हैं कि मिलिटेंट्स कहते हैं कि 30,000 आदमी सरकार ने एनकाउंटर्स में और वैसे मार दिए, सरकार कहती है मिलिटेंट्स ने 30,000 आदमी मार दिया, पर वो जो 60,000 आदमी मरे वो पंजाबी थे, इसी देश के सिटीजन्स थे। सबसे पहली अहम चीज वो है। दूसरी चीज उनका जो कहना था, जो कि एक समय में मैं कह रहा हूं कि वहां के प्लेयर्स थे, उनका कहना था कि तमाम डेमोक्रेसीज में जब आप देखते हैं दुनिया भर में, तो एक टेंडेंसी है कि जब भी कोई मूवमेंट चलती है और उसके बाद कहा जाता है कि आप हथियार रखिए और टेबल पर आइए। तो उनका कहना है कि ये था कि देखिए हमने भी हथियार छोड़े बेन सिंह के असैसिनेशन के बाद, पर क्या कभी टेबल पर हमें बुलाया गया? एक सवाल। दूसरी चीज, जो मुद्दे पंजाब के 1978 से पहले थे, जिसमें कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एक बहुत मेजर चीज है, जो आपकी फेडरल इश्यूज की हम बात करते हैं, क्या कभी सरकारों ने, एक मौजूदा सरकार की बात की, इससे पहले की सरकारों की भी बात कर रहा हूं मैं, क्या कभी सरकारों ने एक कोशिश की कि उनमें से एक दो मुद्दे ही सुलझा देते? वो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये जब चीजें अनरिजॉल्व्ड हैं और आप अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को हवा देंगे, तो सिचुएशन अच्छी नहीं उभरेगी। और वही चीज को लेकर सबकी चिंता है इस समय। जी बिल्कुल। प्रोफेसर जोत का ये बताइए, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दो और कैरेक्टर्स जो हमारे बीच अभी नहीं है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का जिक्र हो या दीप सिद्धू का जिक्र हो, ये भी बड़े सस्पिशियस किस तरह के रहस्यमय कैरेक्टर्स रहे, जो ये माना गया कि पंजाब की जनता से इनका बहुत सीधा रिश्ता था, जिसको बाहरी लोग पंजाब के बाहर नहीं समझ पा रहे थे। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि सीधे तौर पर अमृतपाल जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वारिस पंजाब दे जो है वो दीप सिद्धू से सीधे इनहेरिट किया है, उनकी विरासत है जो उसको संभाल रहे हैं। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। दूसरी बात, एक ऐसा सवाल, बहुत ही असुविधाजनक सवाल है जो पूछा जाना ज़रूरी है कि जब हम खालिस्तान का जिक्र करते हैं तो उसको एक पंजाब पे बदनामी के दाग के तौर पे देखा जाता है। मैं आपसे एक समाजशास्त्री के तौर पे जानना चाहती हूँ कि क्या पंजाब में, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं राजीव खन्ना, कि अभी भी बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई लेकिन सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं, क्या आपको लगता है कि एक तबका अभी भी ऐसा हो सकता है जो मुखर होकर ना बोलता हो लेकिन खालिस्तान के फेवर में हो कि उन्हें अलग देश दिया जाए? दो तीन चीजें अलग अलग करनी पड़ेंगी इसमें। जब हम खालिस्तान की बात करते हैं तो उसमें काफी चीजें इकट्ठी कर देते हैं। पंजाब में एक तो रीजनल इश्यूज हैं, जो रीजनल इश्यूज बहुत पुराने पड़े हैं, जो आई थिंक खन्ना जी पहले कहने की कोशिश कर रहे थे। पानियों का इशू है, टेरिटरी का इशू है, कैपिटल का इशू है, और ये इश्यूज लोगों के दिमाग में अभी है। जब पानी की बात आती है तो खेती से जुड़ी है, उनकी आर्थिकता से जुड़ी बात है, और फिर वो SYL का इशू निकलता रहता है तो फिर लोगों को एंग्जाइटी होने लगती है। दूसरा इसमें जो है सिखों के अपने रिलीजियस इश्यूज हैं, जो आई थिंक पहले भी राजीव जी ने बात की, किस तरह से अकाली दल के, हाँ दूसरे वक्ता बात कर रहे थे कि जो श्रोमणी अकाली दल जो सैड है, बादल ग्रुप वाला, बादल फैमिली वाला, उसके डिक्लाइन से और उनकी पूरा डीलेजिटिमाइजेशन हो गया सिखों के दिमाग में। तो सिख कौम को रिप्रेजेंट करने वाला एक जो कोई इदारा जो है वो रहा नहीं है पंजाब में अभी। और उनके इश्यूज हैं, खास तौर पे जो पिछले 3-4 साल में बड़े 5-6-7 साल से चल रहे हैं, हाईलाइट हुए थे, वो बेअदबी के इशू थे। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी और उससे लोगों जुड़े हुए हैं, उनकी जो भावना जुड़ी है, लोगों की वहां पे शहादत भी हुई है। और इस गवर्नमेंट ने भी प्रॉमिस किया था कि आते ही हम काम करेंगे उस पे, शहादत के इश्यूज का जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, और वो रिपोर्ट्स हैं इनके पास। और इन्हीं के बंदे, इनका अपना जो है कि MLA, इलेक्टेड MLA है, और वो हालांकि सिख नहीं है, वो बिहार का पुराना ब्यूरोक्रेट है, और वो इलेक्शन लड़ा, और वो ही है सबसे आगे जो उस इशू को जो चैंपियन कर रहा है, बिल्कुल सेकुलर तरीके से, कम्युनल नहीं बना रहा। और उसको लेके देखिए जो लोगों में भावना है, उसको लेके उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द सिख्स, वो बिल्कुल जस्टिस की बात कर रहा है और उसको लेके कुछ करना चाहिए। और इनका अपना बंदा है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको मार्जिनलाइज कर दिया। वो जो बेअदबी के इश्यूज हैं उसको लेके सिखों में रोष बहुत ज्यादा है कि ये कुछ कर नहीं रहे, और वो सारे के सारे कॉन्फ्लेट करके ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि आप उसको खालिस्तान की बात कर दी। पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ऑटोनॉमी के इश्यूज हैं, आइडेंटिटी के इशू है। सिख चाहते हैं कि हमारी जो अपनी अलग से आइडेंटिटी है उसको कोई ना छेड़े, और उस आइडेंटिटी में फिर पॉलिटिकल इश्यूज भी आते हैं। उसी के साथ जुड़ा है ऑटोनॉमी का इशू, उसी के साथ जुड़ा है पंजाब का इशू। पंजाब की और कोई बात नहीं करता, सिर्फ सिख पॉलिटिकल एक्टर्स ही बात करते हैं, वो एक हिस्टोरिकल रीजंस रहे हैं, उसको अलग से बात कर सकते हैं। तो इन चीजों को एक अलग अलग से करके देखना बहुत जरूरी है। और किसी ना किसी से तरीके से वो दीप सिद्धू और मूसेवाला उन एंजाइटीज को, उन एस्पिरेशंस को आर्टिकुलेट तो कर रहे थे। दीप सिद्धू ज्यादा पॉपुलर नहीं था, एक यूथ के सेक्शन के आगे ज्यादा नहीं गया उसका, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का एक अपना कल्चरल इडियम था
जिसके साथ वो बहुत सारे लोगों को जोड़ रहा था, एक नए तरह की लैंग्वेज इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा था, जिसको हमने किसी ने नहीं समझा। बाद में लोगों ने सोचना शुरू किया, उसके जब म्यूजिक को देखा तो वो करप्शन की भी बात करता है, वो सिख कम्युनिटी के अपने इंटरनल क्राइसिस हैं उसकी भी बात करता है, और उससे वो लोग कनेक्ट कर रहे थे। लोग भिंडरावाले के भी फोटो रखते थे, इसलिए नहीं रखते थे कि वो खालिस्तान के सपोर्टर हैं, उनको लगता था कि हाँ ये लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए एकदम सामने आके लड़ाई की और हमारी जो डिग्निटी के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी, उस चीज की वैल्यू करते हैं। सिखों में एक कल्चर है, पूरे पंजाब में कल्चर है, ये कोई सिखों का अलग से। बेअदबी के इश्यूज को भी देखिए आप, 90% जो पंजाब का हिंदू पंजाबी है वो भी उसको सपोर्ट करेगा। गोल्डन टेम्पल में सभी जाते हैं, ये कोई सिखों का गुरुद्वारा नहीं है, आप कभी भी चले जाइए, आपको इवन बंगला साहब गुरुद्वारे में चले जाइए, सिखों में उस तरह का सेक्टेरियनिज्म है ही नहीं। सिख गुरुद्वारे हमेशा ओपन रहते हैं, पंजाब का कोई भी रहने वाला होगा वो आपका दरबार साहब जाएगा ही जाएगा। पंजाबी हिंदू भी मोरलेस उतनी श्रद्धा से जाते हैं जितनी श्रद्धा से सिख जाते हैं। तो पंजाब उस तरह से वो रिलीजियस आइडेंटिटी से डिवाइडेड रीजन है नहीं, ना ही हिस्टोरिकली रहा है, लेकिन उसको पार्टीशन ने भी डिवाइड किया, फिर उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट भी आ गया, और अब फिर मेरे को लगता है उसी ट्रैप में उसको पुश करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनली पंजाब के लोग जो हैं वो मेरे को लगता है इसके बारे में बिल्कुल अवेयर हैं। आई थिंक दे विल कम आउट ऑफ इट। ऐसा कुछ ट्रैप होने वाले हैं नहीं, क्योंकि पंजाब में इंटरनल जो सिविल सोसाइटी है वो बहुत बहुत एक्टिव है, और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो भी काफी एक्टिव है और समझ रही है इसको। तो शुरू से कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बात को कि ये कुछ और गेम है, ये कुछ और गेम है, ये कुछ और गेम है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत हैं, लेकिन मीडिया उसको इतना इन्फ्लेट करता है, और इस करके वो एक छोटे से बंदे को आपने हीरो बना दिया, इतना बड़ा फिगर बना दिया, फिर उसके साथ आप डील नहीं कर पा रहे। डील करना है तो उसको भी फिर इतने सेंसेशनल तरीके से डील कर रहे हैं कि बाकी सब भूल जाएं, बाकी सब इश्यूज ना रहें, लेकिन यही इशू सेंट्रल हो जाएगा। आपको बेअदबी के इशू से बात नहीं करना, आपको ऑटोनॉमी के इशू पे बात नहीं करना। जो रियल इशू है जिसमें नई गवर्नमेंट जो भगवंत मान की गवर्नमेंट है, वो अनफॉर्चुनेटली उसने लोगों को जितने उनसे उम्मीद थी वो नहीं किया उसने, तो इसलिए सबको वो कन्वीनियंट लगता है। उसे वो सरकार भी दिल्ली से चल रही है, लोगों को इस बात का बहुत गुस्सा है। जिस तरह राज्यसभा के मेंबर भेजे गए वो पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, इसलिए लोगों ने सिमरनजीत सिंह मान को वोट डाले थे, इसलिए नहीं डाले थे कि वो खालिस्तानी है। उसका आज अगर इलेक्शन लड़े किसी के से अगेंस्ट तो उसको वोट नहीं मिलेंगे। बहुत ही पेचीदा ये मामला है, और जो समझ में आ रही है बात कि ये लॉन्ग पेंडिंग आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज हैं, ऐसे पेचीदा मुद्दे जिसे मुख्य धारा की राजनीति ने पंजाब में नहीं उठाया, ये कल्चरल जो आइकन्स उभर कर आ रहे हैं, ये उन दबे हुए मुद्दों को एक तरह से उभार रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से ही सही, चाहे वो राजनीतिक नेता ना बन के। आखिरी सवाल आप दोनों से मैं जानना चाहती हूँ, शिवेंद्र ये बताइए, अमृतपाल की गिरफ्तारी होती है या नहीं, इसको देखते हुए मद्देनजर पंजाब अब आगे कैसे बढ़ेगा, आने वाले हफ्तों में क्या देखने को मिलेगा? देखो, मुझे नहीं लगता कि एक अमृतपाल का इशू पंजाब में कोई बहुत बड़ी खलबली मचा देगा। हालांकि एक डिजाइन किया जा रहा है, पंजाब में पहले भी, इससे पहले बड़े संकटों से निकला है, 47 से निकला, 47 में 10 लाख पंजाबी मारे गए दोनों तरफ से। लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो अभी भी आवाज उठाता है कि हमें पाकिस्तान से दोस्ती चाहिए, दुश्मनी नहीं चाहिए। पूरे हिंदुस्तान से ये अलग आवाज है कि कहीं ये दिक्कत आई लड़ाई की तो नुकसान पंजाबियों का होगा, पंजाबी चाहे इधर है चाहे उधर है। आरफा आप भी 2 दफा पंजाब में आई है, अपने लिए आवाज महसूस की होगी। अच्छा, इसी तरह अब मुझे लगता है कि अमृतपाल के बारे में ड्रामा ज्यादा हो रहा है। पहली बात तो ये भाई 3 दिन हो गए, 8 डिस्ट्रिक्ट की आपने पुलिस लगा ली, अभी तक आपकी पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी, जो इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। कहीं आप उसको हीरो तो नहीं बना रहे, क्योंकि पंजाबी चैनल देखिए वो बार बार उसकी इंटरव्यू दिखा रहे हैं, कहीं आप उसको दोबारा बिल्ड तो नहीं करने लगे, क्योंकि अमृतपाल का पंजाब में कोई आधार नहीं था। ये जो तरन तारण वाली घटना थी, अजनाला वाली घटना थी, उससे तो उसका कद और भी छोटा हो गया था। बहुत सारे सिख लोगों ने भी उसका विरोध किया कि इसने जिस ढंग से गुरु ग्रंथ साहब को मोहरा बनाया वो गलत बात थी। तो थोड़े दिन पहले दीप सिद्धू की प्रेमिका ने भी यही सवाल उठाए थे कि दीप सिद्धू ने तो इसका नंबर ही ब्लॉक किया हुआ था। दीप सिद्धू की जो वारिस पंजाब में जत्थेबंदी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो धक्के से कब्जा किया हुआ है इसने, यहाँ तक कि दीप सिद्धू की वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्शन इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि इसकी खुद की ट्रोल आर्मी है, वो गाली निकालने का काम करती है दूसरे ग्रुप को। तो इसका बहुत कुछ सामने आ गया था। आपने इसको गिरफ्तार करके दोबारा कहीं ना कहीं इसको यूथ में एक भावुक तौर पे इसको स्पोर्ट उभारने का काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, राजीव जी अब बताइए, आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? पंजाब का ये उबाल शांत होगा क्या? जिस तरह से अलग अलग जो एक्टर्स नजर आ रहे हैं, शिवेंद्र की भाषा में कहें तो ये पूरी जो स्क्रिप्ट है, ये एक्टर्स अब क्या करेंगे आगे? देखिए अरफा, हम सब जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल गेम भी है इसमें, और अमृतपाल तो ये पूरे चेस बोर्ड का एक मोहरा है सिर्फ।
गिरफ्तारी अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है। वो अगर ये गिरफ्तार होता है, उसके बाद बेल मिलती है, रिलीज होता है, बाहर आके क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, लोग उसे कैसे लेते हैं। हाँ, पंजाब की जनता, मैं ये कहूंगा कि अब तक बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत मैच्योरिटी का उस जनता ने अभी तक एग्जाम्पल दिया है। पर ये पॉलिटिकल फोर्सेस आगे किस तरीके से इसको बनाती हैं, आगे इन नैरेटिव्स को, हम सब जान रहे हैं कि अगले साल चुनाव भी हैं और इसका इंपैक्ट सिर्फ पंजाब में नहीं रहेगा अरफा। देखिए, इस खालिस्तान का नैरेटिव स्पिन करके, जिस तरह शिवेंद्र ने बताया, जिस तरह की स्टोरीज प्लांट हो रही हैं दिल्ली से और जिस तरीके से इसको बिल्ड किया जा रहा है, आप याद कीजिए किसान आंदोलन में, वापस जा रहा हूं, किसानों को ब्रांड किया गया था खालिस्तानी। आज एक टूल बनके भी ये चीज पॉलिटिकल टूल की तरह भी यूज होगी। जब कोई पार्टी ये कहेगी कि हम तो कहते थे पहले से कि पंजाब के किसान खालिस्तानी हैं, हम तो कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो वहां पर है वो प्रो हार्डलाइनर है, तो आपके पास दूसरों को डिस्क्रेडिट करने का भी एक टूल हाथ में है। उसको आप बाकी प्रदेशों में भी आप इसका हल्ला मचाएंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि लोगों में, खासतौर पे एक माइनॉरिटी तबका सिखों का जो बाहर है पंजाब से, वो कितने एंग्शियस है। कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ना पंजाब में ना बाहर। अगर ये ऐसा होता तो लोगों ने जिस तरीके से खुलकर आकर, जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया है उस पूरे अजनाला एपिसोड को, जहां पर ना सिर्फ आपने एक मॉब जाके पुलिस स्टेशन को कैप्चर करता है, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब को एज ए शील्ड यूज करता है, लोगों ने खुलकर उसको क्रिटिसाइज किया है। तो ये एक पॉलिटिकल गेम है। देखिए, अब ये चेस की गेम है, उसमें अवेयर रहने की जरूरत है लोगों को भी, और लोग अवेयर हैं। अब बात यह है कि देखिए, आप अगर ये हर चीज को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो मामला गलत होता है। आप अगर ये अपने पॉलिटिकल डिफरेंस भूलकर अगर ये आप कंट्री के हित में बात करते हैं, सोसाइटी के हित में बात करते हैं, तो मामला दूसरा होता है। वो अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरफ बात जाती है। हमारी नजर रहेगी बदलते हुए घटनाक्रम पे, पंजाब में जो भी कुछ होता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।